My dear students, you are welcome to my online coaching classes and my YouTube channel. जैसा कि हम सबको पता है कि अभी कोरोना की वजह से सारी कोचिंग क्लासेस बंद हैं और स्कूल भी बंद है, तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही है। तो बेसिक स्पेशली जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हिंदी माध्यम में कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, या ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर जो यूट्यूब में होते हैं वो नहीं होता है। तो मैं अभी हिंदी माध्यम के इस विद्यार्थियों के लिए अब क्लास 12 की फिजिक्स जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 12 की फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्या क्या हमें क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़ना है, और 11th की फिजिक्स से क्लास 12 की फिजिक्स कैसे डिफरेंट है। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, नहीं तो आपको लगेगा कि कौन है और कहां से आ गया और क्या पढ़ाने लगे। तो चलिए बच्चों, स्पेशली मैं अभी यहाँ सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है क्लास 12th तक की पढ़ाई मैंने सरस्वती शिशु मंदिर अमलोरी से किया हुआ है। तो स्पेशली मैं अमलोरी के जो विद्यार्थी हैं अभी, या मैथ्स के होंगे या फिर बायो के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए मैं अभी फिजिक्स जो क्लास 12th की है वो मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर या फिर लाइव क्लासेस में लूंगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ से 12th किया हुआ है आज से 10 साल पहले, जब आप 2 में या क्लास 3 में रहे होगे तब मैंने यहाँ से क्लास 12th किया था। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और फिर उसके बाद मैंने ऑल इंडिया लेवल पे आईआईटी का गेट एग्जाम होता है वो क्रैक किया है, और फिर एनआईटी इलाहाबाद से मैंने एमटेक किया हुआ है। एमटेक मास्टर्स कोर्स होता है। तो ये था मेरे बारे में एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। ऑलरेडी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपने बारे में बहुत डिटेल में और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में और अपनी लाइव क्लासेस के बारे में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, वो आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे आपके यूट्यूब स्क्रीन पे आप टच करोगे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप टच करोगे तो वहां पे एक कोने में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से बटन बना होगा, आई बटन। यहाँ पे कोने में आई बटन बना होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मेरे बारे में जो इंट्रोडक्शन वीडियो है लाइव क्लासेस के बारे में वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैंने अब तक जो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला हुआ है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स और मैथ्स का और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था वो मैंने डाला हुआ है। तो आज हम लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली जो सरस्वती शिशु मंदिर या दूसरे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में हैं और ऑफलाइन क्लासेस में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा। और ये मैं चाहूंगा कि आप मुझसे कांटेक्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस मेरे लाइव क्लासेस का प्रॉफिट उठा पाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो क्लास 12 की फिजिक्स है उसका विशेष सूची या फिर सिलेबस क्या क्या होगा, हमें इस क्लास 12 की फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। आज बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन टाइप में करेंगे, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए मेरा कोई भी एक डेमो लेक्चर नहीं था, तो मैं डेमो लेक्चर आपको दे दे रहा हूं। यहां से आप डेमो लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद जैसा भी आपको लगेगा मेरा लेक्चर, मेरा पढ़ाना, मैंने ऑलरेडी कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, दिल्ली में था तो वहां पे बेसिकली मैं आईआईटी और आईआईटी जेई और नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्लासेस लेता था। लेकिन अभी यहाँ पे मैं घर में हूँ, जो कोरोना है, कोरोना की वजह से पूरा का पूरा कोचिंग क्लासेस बंद है, हम सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई लॉस नहीं होगी, मैं चाहूंगा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस आपकी कंटिन्यू करूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अध्याय 1 में, चैप्टर 1 में जो हमें पढ़ना है, पहले तो हम ये समझते हैं कि क्लास 12 की जो फिजिक्स होती है वो 11 से कैसे डिफरेंट है। तो हम लोग क्लास 11th में जो पढ़ा था, बिल्कुल आपको लग रहा होगा सर आप क्लास 11 की याद क्यों दिला रहे हो, क्योंकि क्लास 11 तो हमने अच्छा से पढ़ा नहीं था। तो बिल्कुल मुझे भी पता है कि मैं भी जब क्लास 11th में था, वैसे तो मैं मेरे बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन इस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे मिल जाएगी। मैं भी स्कूल टाइम में भी अपने स्कूल में टॉपर था और कॉलेज टाइम में भी, और मैंने कई ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम्स क्रैक किया हुआ है, तो मुझे ये पता है कि आपको किस तरह से पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे आपका पर्पज अभी कंपटीशन का लेवल का पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक लेवल से पढ़ना है, तो मैं बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। तो क्लास 11 की फिजिक्स में बेसिकली हम लोग क्या देखते थे, फोर्सेस के बारे में। फोर्स बेसिकली फोर्स होता था या फिर बल होता था और मोशन होता था। फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते थे, किसी भी वस्तु पर जो बल लगता था उसके बारे में स्टडी करते थे। राशियां क्या होती थी, राशि के बारे में पढ़े थे, वेक्टर्स जिनको बोलते हैं हम, वेक्टर्स के बारे में पढ़े थे। और भी बहुत सारी चीजें जैसा कि वेग हो गया,
विस्थापन हो गया, ठीक है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ पे जब बल लगता है, फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से एक पदार्थ दूसरे स्थान पे मूव करता है, मोशन करता है। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमने उन सभी हम उस 11th की फिजिक्स में हम वो उन सब चीजों के बारे में पढ़े थे जो हम अपनी आंखों से देख सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे और उन्हें महसूस कर सकते थे। लेकिन क्लास 12 की फिजिक्स में बेसिकली हम विद्युत आवेश, पूरी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेट चुंबक हो गया, यानी कि विद्युत चुंबक, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, स्थिर जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उन सब के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहले अध्याय 1 में जो हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय 1 में हम देखेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश क्या होता है और क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत आवेश की वजह से क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब विद्युत आवेश क्या होता है, कैसे जनरेट होता है और हम इस विद्युत आवेश का क्या उपयोग है, वो सब हम देखेंगे। फिर अध्याय 2 में स्थिर विद्युत तथा धारिता। स्थिर विद्युत, यही विद्युत आवेश उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और इस जब विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो उस विद्युत क्षेत्र की वजह से स्थिर विद्युत, जब ये आवेश की वजह से विद्युत उत्पन्न होता है तो ये जो विद्युत स्थिर रहेगा, तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में हम उसको हम स्थिर विद्युत कहेंगे। और धारिता का मतलब है कि जो विद्युत उत्पन्न हुआ है उसको हम किस तरह से संचित करके रख सकते हैं कि हमें उसका बाद में किसी भी दूसरे रूप में उपयोग करें, तो वहां पे वो धारिता हो जाएगा। विद्युत धारा, इसी विद्युत आवेश जब गति में रहेगा, गतिमान अवस्था में रहेगा, मोशन में रहेगा, तो उस समय हम विद्युत धारा उसको कहेंगे। अब यहाँ पे आ गया गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अब गतिमान आवेश, यही विद्युत धारा जो होगी उसकी वजह से क्या उसका प्रभाव होता है वहां पे, उसकी वजह से जो चुंबकत्व यानी कि चुंबक का एक गुण उत्पन्न होता है, वो हम पढ़ेंगे। फिर अध्याय 5 में हम देखेंगे कि चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व का मतलब हो गया कि एक चुंबक के कुछ गुण होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। एवं द्रव्य एक अवस्था है और उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अध्याय 6 में हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब विद्युत, इसमें गतिमान आवेश और चुंबकत्व से जो विद्युत के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बना है उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या प्रेरण होगा, वो हम देखेंगे। फिर अध्याय 7 में हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। अभी जो हमारे घरों में जो हम लोग उपयोग करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जो धारा पर बहती है, वो बेसिकली यही होता है, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। लेकिन जो हम अपने सेल फोन में, मोबाइल में या फिर बैटरी जो होती है उनमें डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होती है, और ये प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट अध्याय होगा, लास्ट चैप्टर होगा, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग कहां पे होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं तो जैसे कि हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन का जो नेटवर्क टावर से कनेक्ट होता है, हमें कुछ भी दिखता नहीं है कि वो कैसे कनेक्ट हो जाता है। तो वही जो कनेक्ट होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, तो 12th का जो फिजिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा लेक्चर, पूरा ये क्लास अच्छे से अटेंड कीजिए और हर एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोर्ड पे नहीं भी लिख पाता हूं तो आप उसको नोट कर लीजिए, ताकि आपका जब एग्जाम हो तो आप उसको फिर से रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में बेसिकली क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि आप नोट नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ये पूरा विषय सूची। हमें सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस ये हमारा एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग है, एमपी बोर्ड, क्योंकि एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है अभी चेंज हो गया है। ये सीबीएसई बोर्ड के बाद, अब सीबीएसई बोर्ड के का सिलेबस जो था एमपी बोर्ड के बराबर हो गया है, सीबीएसई बोर्ड। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे वो सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अनुसार होगा। इसका मतलब जब आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे तो एमपी बोर्ड का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जल्दी से नोट कीजिए, क्योंकि सिलेबस जब तक पता नहीं होगा तो हमें ये आइडिया नहीं रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और जब हमारा पूरा कोर्स दिखता है तो हमारे पढ़ने का जो उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो डेवलप होती है। तो इसलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए। ओके,
इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अगर मैं यहाँ पे आप वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले अध्याय के जो अध्याय 1 है विद्युत आवेशित क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। अब अभी बेसिकली इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, पूरा तो अभी हो नहीं पाएगा, पहले हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं और वीडियोस बनाते रहूंगा और आपको भेजते रहूंगा। तो अध्याय 1 में जो विद्युत आवेशित क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। देखिए, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले ही कई बार आप 8th 9th के विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे हम जब बचपन में पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीजें होती हैं तो उतने अच्छे से हमें नहीं पता होती हैं। हम सिर्फ एक थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है और हम सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं। लेकिन अब 11th या 12th में जब हम आते हैं, हायर स्टडीज में आते हैं, तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। तो विद्युत आवेशित क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली अभी जो मैं बात करूंगा पूरा का पूरा वो विद्युत आवेश से रिलेटेड होगा। और विद्युत आवेश क्या होता है इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा प्रयोग करना पड़ेगा। अब प्रयोग बहुत कठिन नहीं है, आप अपने घर में कर सकते हैं। हम प्रयोग करें उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आप एनालिसिस करेंगे, आप रिलेट करेंगे कि कैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। पहला एग्जाम्पल, अगर ठंडी के मौसम में आप स्वेटर पहनते हो, स्वेटर पहनने के बाद जब आप दोपहर का टाइम हो जाता है, ठंड कम हो जाती है, धूप हो जाता है, तो उस समय जब आप स्वेटर को उतारते हो तो उतारते टाइम में आपने महसूस किया होगा कि एक चट चट की आवाज आती है। जब आप ऐसे उतारते हो तो चट चट की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ है। तो वो क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, इसका भी आंसर आज आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, जब आप टी शर्ट, और वो भी पॉलिस्टर की, कॉटन की नहीं, पॉलिस्टर की टी शर्ट जब आप पहनते हो और उसको जब उतारते हो तो उस समय भी चट चट की आवाज आती है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और आप सही से देखोगे तो वैसे विजुअल नहीं होता आंखों से, लेकिन उस समय एक स्पार्क जनरेट होता है या फिर चिंगारी भी हमें महसूस होती है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। और अभी बरसात का मौसम है और रेनी सीजन है, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली चमकती है। तो बिजली जब चमकती है तो क्यों होता है बिजली चमकना? बिजली जब चमकती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट, प्रकाश आता है धरती पे, हमारे अर्थ पे प्रकाश आता है। तो वो क्यों होता है, ऐसा क्या होता है? और फिर जब इलेक्ट्रिक शॉक होता है, बिजली चमकती है, तो उस टाइम पे हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे जब घरों में जो बल्ब्स रहते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। अब इसके अलावा मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखता हूं कि देखिए, आप अगर एक चेयर पे बैठ जाएंगे, सपोज करते हैं कि आप एक चेयर पे बैठेंगे और वो चेयर कुछ इस तरह से रहेगा, प्लास्टिक की चेयर रहेगी। और ये एक्सपेरिमेंट शायद आप लोगों ने बचपन में तो जरूर किया होगा, ठीक है। ये मैं लेता हूं प्लास्टिक की चेयर, ठीक है, प्लास्टिक चेयर लेते हैं। यहां पे मैं आपको बैठा देता हूं, आप यहां पे बैठ जाइए बहुत आराम से, लेकिन आपका जो पैर है वो यहां पे ग्राउंड में टच नहीं होना चाहिए। ये आपका ग्राउंड है, यहां पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पैर टच नहीं होना चाहिए, पैर आपका ऊपर रहेगा। अब और ये पीठ जो है, मैं गलत बना दिया, ये पीठ जो है आपका, ये पूरा यहां टच में होना चाहिए। आप इस तरह से बैठिए, ओके, ऐसे बैठ जाइए। और आप अपने एक फ्रेंड को बोलिए, किसी को भी, अपने भाई को, बहन, सिस्टर को, ब्रदर को, आप बोलिए कि एक सूती तौलिए से वो यहां पे आपको हवा करे। जैसे गर्मी के मौसम में कोई हवा धुकता है ना, उस तरह से आप करिए। ये बहुत तेजी से आप इस पे स्ट्राइक करिए, इस पे मारिए। इस चेयर का जो बैक पीठ रहेगा वहां पे आप यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो आपको क्या होगा, ये कम से कम आप 2-3 मिनट तक कंटिन्यू करिए इस तरह से। तो आप देखेंगे कि फिर अगर कोई दूसरा पर्सन, इसको आप हवा धुकने के बाद जब आप स्टॉप कर देंगे, उसके बाद आप कुछ 1 मिनट 2 मिनट के बाद अब कोई पर्सन आके, कोई दूसरा व्यक्ति उसके हाथ को टच करे, या फिर आप जस्ट गाल पे टच कीजिए, यहां पे टच कीजिए, तो आपको देखिए चट की आवाज आएगी। और ये क्यों हो रहा है, चट की आवाज आ रही है। और पूरे अगर कमरे में लाइट बंद कर देंगे तो उस टाइम पे आपको कुछ रोशनी भी दिखाई देगी, हल्का सा चिंगारी यहां से दिखेगा। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो जा रहा है, किसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है?
तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम खोजेंगे। तो आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इन सब का हमें फिजिक्स तो यही होता है। फिजिक्स में तो हमें यही पढ़ना होता है कि वो सभी साइंस की बातें जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें होती हैं उनके बारे में हमें उसके पीछे का साइंस क्या है ये हमें पता चल पाए। तो अभी हमने जितनी भी बातें की, जो भी प्रॉब्लम में डिस्कस की है, वो सारी हमें डे टू डे लाइफ की एग्जांपल्स हैं। तो इसके पीछे का हमें रीजन पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट यानी कि एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग कैसे करेंगे? हम एक रेशम आप तो समझ रहे होंगे, रेशम की धागा होती है, रेशम की धागा, और या फिर आप ऊन ले लीजिए। ऊन तो सबसे अच्छा पता है आपको, जिससे स्वेटर बनता है। रेशम या ऊन, रेशम या फिर ऊन। अब इससे क्या करना है आपको? रेशम या ऊन से आपको प्लास्टिक की छड़ आप ले लीजिए, और कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़। चलिए पहले लेते हैं हम इसको समझने के लिए, हम एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे रेशम की छड़ को ऐसे लटकाएंगे और इसमें हम एक कांच की छड़ को ऐसे लटकाते हैं, और ये कांच की छड़ जो होगी, ये कांच की छड़ है। अब हम दूसरी कांच की छड़ को इसके पास ले जाएंगे। देखिए, इससे पहले हमें क्या करना है, इसके पास हम लेके जाएं, उससे पहले हमें क्या करना है, इस कांच की छड़ को हम रेशम के धागे से रगड़ेंगे। ठीक है, इस रेशम के धागे से हम कांच की छड़ को कुछ देर तक रगड़ेंगे, फिर दूसरी भी कांच की छड़ को हम रेशम के धागे से रगड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है रेशम, ये हो गया रेशम, ये ऊन भी हो सकता है, और ये हो गया कांच की छड़। कांच की छड़, कांच मतलब ग्लास हो गया। ठीक है, कांच नहीं समझ में आ रहा तो ग्लास, कांच की छड़, ये भी हो गया। ये अब समझ में आ गया आपको? अभी हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। फिर अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा, फिर से हम एक कांच की छड़ लेते हैं। अब हम इसमें हम यहां पे रेशम का फिर से हम लेते हैं, लेकिन अभी हमने कांच की छड़ ली हुई है, तो कांच की छड़ की जगह पे हम प्लास्टिक का छड़ लेते हैं। देखिए, प्लास्टिक और कांच में डिफरेंस होता है ना, पता है ना आपको? कांच को आप गिराओगे तो टूट जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं टूटता है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना। और फिर दूसरा, हम एक प्लास्टिक का छड़ लेते हैं। तो इस बार क्या करना है कि फिर से हम इस रेशम के धागे में इस प्लास्टिक के छड़ को हम रगड़ेंगे। ठीक है, ये है, ये प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक छड़, ये भी है प्लास्टिक छड़। ठीक है, और ये तो आपका ये था ही रेशम। फिर हम प्लास्टिक की छड़ को इस रेशम, अभी पहले हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था, अब प्लास्टिक की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे, और इन दोनों को हम अलग अलग इस रेशम की छड़ से रगड़ेंगे, इन कांच की छड़ को भी इस रेशम की छड़ से रगड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, जब दो हम कांच की छड़ को रगड़ लिए, फिर हम एक कांच की छड़ को इस रेशम से लटका देते हैं, रेशम की छड़ से बांध के लटका देते हैं, और उसी रेशम की छड़ से, जिस रेशम के धागे से जिससे हमने रगड़ा हुआ था, और दूसरे कांच की छड़ को हम इस कांच की छड़ के पास लेके जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि हम किसी ऐसे कांच की छड़ को जिसको हमने नहीं रगड़ा था उसको लेके जाएंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। हम उन दोनों, पहला जो कांच की छड़ को रगड़े हैं उसको हम लटका देंगे, और दूसरी कांच की छड़ को जो रगड़ा हुआ है उसको हम उसके पास लेके जाएंगे।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मान लीजिए इसको आपने एकदम पूरी अच्छी तरीके से किसी में फिक्स करके बांध दिया है, इस धागे में बांध दिया है, तो हम क्या देखते हैं कि ये मैं दोनों ब्लैक ब्लैक कलर का मार्कर ले रहा हूं, ये ब्लैक है, इसका मतलब ये भी कांच है और ये भी कांच है। तो जब ये यहां पे धागे में लटक रहा है और हम दूसरा वाला इसके पास लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये दूर हटेगा, दूर भगेगा, ठीक है, दूर भगेगा। सिमिलरली उसी प्रकार से जब हम एक प्लास्टिक की छड़ को, अब हम फिर इन दोनों को प्लास्टिक को, एक प्लास्टिक को हमने रेशम के धागे से लटका दिया है, दूसरे प्लास्टिक की छड़ को उसके पास लेके जाते हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, उसको भी दूर ढकेल रहा है, ठीक है, दूर ढकेल रहा है। लेकिन अब सेम चीज हम फिर से अब तीसरा करते हैं। तो देखिए तीसरा अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमें क्या मिलेगा कि अब हम इस रेशम के धागे से अब हम एक कांच की छड़ को लटका देते हैं, और जो दूसरा था अब हम यहां पे इसके पास प्लास्टिक के छड़ को लेके जाएंगे, ठीक है, अब प्लास्टिक की छड़ को लेके जाएंगे। इसको आप बांध दीजिए, इसमें धागे में लटका दीजिए, रेशम के धागे में। ये मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम क्या है, ये कांच, ये प्लास्टिक। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो अब क्या होता है, यहां पे देखिए ये दोनों दूर भगते हैं, एक कांच की छड़ दूसरी कांच की छड़ से दूर भग रही है, और प्लास्टिक की छड़ को प्लास्टिक छड़ से दूर भग रहा है। लेकिन एक प्लास्टिक को कांच की छड़ से हम जब इसके पास हम प्लास्टिक की छड़ को कांच के पास लेके जा रहे हैं तो दूर नहीं भग रहा है, वो वहां पे पास आ रहा है एक दूसरे से। तो क्या हो गया देखिए, तो अब हम यहां पे इस तरह से करते हैं, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, तो ये जो है ये भी इधर भग रहा है। मैं यहां पे साइन दिखा दे रहा हूं, ये भी यहां भग रहा है। इसको भी जब हम इसके पास लेके जा रहे हैं तो ये दूर भग रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जब हम इसको यहां लेके जा रहे हैं तो ये पास आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया कि यहां पे हो क्या रहा है। बेसिकली यहां पे क्या हुआ कि अब हम इसको समझेंगे कि इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो रीजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जब हमारे पास ये कांच की छड़ थी, तो कांच की छड़ हमारे पास थी, तो हमें एक नॉर्मल कंडीशन में था। जब हमने उसको किसी इस रेशम के धागे से रगड़ा तो क्या होता है कि हमें पता है कि कोई भी पदार्थ इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, कोई भी इस धरती पे जो भी पदार्थ होगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो कभी भी स्टेबल कंडीशन में नहीं रहते। मतलब पहले तो स्टेबल में रहेंगे, लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज होती है वो हमेशा एक्साइटेड हो जाते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन, अब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। अब प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। तो जब भी कभी भी किसी भी, जब कभी ऐसा होता है कि आंधी चलेगी, मान लीजिए किसी भी एक जगह पे एक हल्का और एक भारी वस्तु रखा हुआ है, तो हल्का वाला वस्तु ही भागेगा, भारी वाला वस्तु तो रखा रह जाएगा। तो सेम ऐसा ही होता है किसी पदार्थ में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अगर हम रगड़ रहे हैं, पदार्थ को रगड़ रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो मूव करेगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में। प्रोटॉन बाद में करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले। तो जब हम इस कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ रहे थे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक्साइटेड हो गए, और वो इलेक्ट्रॉन जो था वो इलेक्ट्रॉन गति में आ गया, गतिमान हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन का ही प्रभाव है जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे अलग अलग कैसे हो जा रहा है, जो हम रेशम का ही लिए हुए हैं, हमने रेशम का ही लिया हुआ था। तो इस रेशम से जो हुआ, कांच, यहाँ पे दोनों कांच है, यहाँ पे दोनों प्लास्टिक है, यहाँ पे प्लास्टिक और कांच है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम लिख देते हैं कि यहां पे प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण, यहां पर भी प्रतिकर्षण।
मतलब यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और यहाँ पे आकर्षण, आकर्षण हो रहा है। यानी कि ये प्रतिकर्षण का मतलब दूर भाग रहे हैं, दूर भागना, ये भी हो गया आपका दूर भागना। और ये जो हो रहा है पास आ रहे हैं। तो अब देखिए, अब इसके पीछे का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। आप इसको लिख सकते हैं कि दो कांच की छड़ का प्रतिकर्षण हो रहा है, प्लास्टिक की छड़ प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन कांच और प्लास्टिक के बीच में आकर्षण हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए हैं, इसको नोट कीजिए और इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद अब हम इसके पीछे एक कुछ इसका परिभाषा लिखेंगे। इसके आगे ही लिखना है, मैं इसको मिटा करके लिख रहा हूं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है, निकलता है कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का, देखिए पदार्थ का मतलब हो गया कि यह विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है। देखिए आवेश का पदार्थ का गुण मत लिखिए, विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक गुण है, वह नहीं जो तब उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को, ठीक है, जब किसी पदार्थ को या मटेरियल, जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है। ठीक है, तो आप ये परिभाषा लिख लीजिए आवेश के बारे में। वैसे एग्जाम में बहुत जरूरी नहीं है कि ये आए, लेकिन जब सबसे बड़ी सी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स का, और एक बेसिक डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले विद्युत आवेश क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? अगर ये लग रहा है कि यार बहुत इजी है, इसको तो मैं बता सकता हूं, लेकिन आप जब कोई डेफिनेशन बोलना होगा तो आप नहीं बोल पाओगे। इसलिए इसको समझ लिए और अब इसको आसानी से आप बना सकते हो। तो ठीक है, तो अब यहां पे जो हम लोगों ने आवेश जो उत्पन्न हुआ उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण। तो जो आवेश हमारा उत्पन्न हुआ था इस प्रयोग में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? यह क्रिया मतलब ये रगड़ा गया जो आवेश उत्पन्न हुआ, यह क्रिया विद्युतीकरण कहलाती है। विद्युतीकरण कहलाती है, जो निम्न प्रकार से है। अब इसको हम विद्युतीकरण जो होता है वो किस तरह से हो सकता है, अब हम समझेंगे कि कैसे होगा। सजाती आवेशों के बीच में, सजाती
सजातीय आवेश हम देखते हैं और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश मतलब दो हम या तो प्लास्टिक की रॉड को आपस में ला रहे थे या फिर कांच की रॉड को आपस में ला रहे थे, तो सजातीय आवेशों के बीच में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण हो रहा था। ठीक है, तो प्रतिकर्षण और आकर्षण हो रहा था, तो ये हम लोग समझ लिए। और इनके बीच में जो अब अंतर होगा, डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे। सजातीय और विजातीय के बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाता है, ध्रुवता। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज या पोलैरिटी ऑफ चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं, प्रतिकर्षण और आकर्षण, सजातीय और विजातीय जो दो अलग अलग आवेश हैं, यह गुण आवेश का ध्रुवता कहलाती है। यह गुण आवेश की ध्रुवता कहलाती है। ठीक है, ध्रुवता कहलाती है। कौन सा गुण, यही जो सजातीय और विजातीय दो अलग अलग हैं, प्रतिकर्षण और आकर्षण हो रहा है, तो दो अलग अलग तरह के हमारे पास गुण मिल रहे हैं, तो ये उस पदार्थ की आवेश की ध्रुवता कहलाएगी। तो अब यहां पे देखिए एक और इसी एक्सपेरिमेंट में एक स्टेप और आगे किया गया। तो क्या करते हैं कि जब हम दो, अभी जो हम लोगों ने इसमें एक कांच की छड़ को और रेशम की छड़, कांच की छड़ को और प्लास्टिक की छड़ को जब रगड़ने के बाद उनको आपस में मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है कि उनका जो प्रभाव होता है, उसके बाद एक बार तो हम लोग उस पर टच किए तो आकर्षण हुआ, टच हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से अगर हम उनको टच करते हैं तो उनके बीच में कोई गुण नहीं रह जाता है, ना ही वो आकर्षण हो रहा है, ना ही वो प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? तो मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी संख्या को उसके बराबर की संख्या से, और वो उसका जो साइन रहेगा वो विपरीत रहेगा, निगेटिव साइन रहेगा, अगर -5 को हम 5 से जोड़ते हैं तो उसका जो टोटल होता है वो कितना आता है, 0 आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या निष्कर्ष निकलता है कि दो जो समान जो उनका दो आवेशों को अगर हम जो सेम मैग्नीट्यूड रहेगा उनका, दो डिफरेंट आवेश जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहे, उनको अगर हम जोड़ते हैं तो वहां पे उनका प्रभाव 0 हो जाता है। और ये तभी होता है जब एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि एक धन रहेगा, उसमें धनात्मक धनायन रहेगा, और एक माइनस रहेगा, वो ऋण आयन रहेगा। तो जब विजातीय आवेश हो रहे हैं और सजातीय आवेश प्रतिकर्षण हो रहा है, तो उनमें या तो प्लस प्लस होगा या निगेटिव माइनस माइनस होगा, धनायन धनायन हो सकता है या ऋणायन ऋणायन हो सकता है। और जब उनके बीच में विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण हो रहा है, तो एक धनायन और दूसरा ऋणायन हो सकता है, या फिर पहला ऋणायन और दूसरा धनायन हो सकता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये भी एक्सपेरिमेंट में ही पता चला है। तो इस तरह से आगे एक स्टेप और लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे आप लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया, बता दिया कि कैसे हो रहा है। और इन सब जो पॉजिटिव और निगेटिव धनायन और ऋणायन जो उत्पन्न हो रहा है, तो इसका खोज किसने किया था? कोई ना कोई साइंटिस्ट होगा। तो साइंटिस्ट तो ऐसे भी पागल होते हैं, उनके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनको ये पता चला, वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और अमेरिकन साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो किया था वो फाइंड आउट किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन
ये साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट। क्या खोज किए थे ये? इन्होंने ये देखा था कि दो अलग अलग जो अनलाइक चार्जेस होंगे, दो अलग अलग चार्ज जो होते हैं, दो अलग अलग आवेश जो होते हैं, विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेशों को जब आपस में लाया जाता है तो उनका जो कुल प्रभाव होता है वो शून्य हो जाता है। तो शून्य हुआ तो इसका मतलब अगर मान लीजिए एक में -5 था तो दूसरे में 5 रहेगा तो तभी ना 0 होगा। तो ये एक धन आयन होगा, ऋण आयन, ऋण हो जाएगा और एक धन हो जाएगा। तो इनको इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब होगा? जब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसी को हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी के लिए इतना। क्या था आवेश? अभी तो विद्युत क्षेत्र भी देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने विद्युत आवेश देखा हुआ है। उसके पहले हम लोग एक चीज और देखेंगे जो होगा कि हमें किसी भी वस्तु में आवेश है, किसी भी पदार्थ में आवेश है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे। एक यंत्र होता है, उस यंत्र के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपका मेरा पढ़ा और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बिल्कुल कीजिए और बताइए, ताकि मैं और आगे इंप्रूव कर सकूँ अपनी क्वालिटी। क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में क्लासेस ले रहा था, तो मेरा इंग्लिश में ज़्यादा कमांड है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।